नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्पण जीएस एकेडमी में। आज हम लोग चीन और ताइवान के संबंध पर चर्चा करेंगे। चीन और ताइवान का रिलेशन तब ज़्यादा न्यूज़ में आया जब नैन्सी पेलोसी जो कि स्पीकर हैं यूएस की, वो ताइवान विजिट पर गई, जिसके बाद चाइना ने काफ़ी धमकी भरे मैसेजेस जो है वो सर्कुलेट करे कि वो ताइवान पर जो है वो अटैक कर सकता है, ताइवान के ऊपर एनेक्सेशन कर सकता है, जिससे ये भी खबरें आई कि हो सकता है ये टेंशन जो है वो यूएस और चाइना के बीच एक वॉर क्रिएट कर दे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जिस आधार पर चीन क्लेम करता है ताइवान को अपनी टेरिटरी, और ताइवान का करेंटली स्टेटस क्या है, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ताइवान कहाँ पर लोकेटेड है। ताइवान जो है एक द्वीपीय क्षेत्र है जो चीन के पूर्वी तट से दूर स्थित है। जी हाँ, यहाँ पर हमको मेनलैंड चाइना दिख रहा है और ये ताइवान है जो कि इसके ईस्ट में लोकेटेड है। इन दोनों के बीच जो है वो ताइवान स्टेट है जो चीन को ताइवान से अलग करती है। ताइवान के लोकेशन को अगर हम और डीप में समझे तो ताइवान को फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा माना जाता है। फर्स्ट आइलैंड चेन जनरली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि प्रो यूएस माने जाते हैं, जिसमें फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सभी आइलैंड नेशंस आते हैं। तो ताइवान भी इसी फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है। ये फर्स्ट आइलैंड चेन जैसे टर्म्स जो है वो प्री एग्ज़ाम में यूपीएससी के या फिर स्टेट पीसीएस के प्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस तरह से पूछा जा सकता है ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है, कौन नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकोगनाइज दीज आइलैंड नेशन विद द प्री पर्सपेक्टिव्स। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम लोग आगे बढ़ते हैं और ताइवान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। आखिर क्यों चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान में बसने वाले जो पहले ट्राइबल कम्युनिटी थी वो ऑस्ट्रोनेशियंस कहलाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि वे वर्तमान का जो मेनलैंड चाइना है वहाँ से ये लोग ताइवान की तरफ गए थे। अगर हम लोग किसी चीनी डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहले चीनी डॉक्यूमेंट जिसमें ताइवान का जिक्र आता है वो है 239 एडी का एक चाइनीज़ डॉक्यूमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ के रूलर्स ने, यानी कि चीन के रूलर्स ने अपनी आर्मी भेजी थी ताइवान के क्षेत्र में उस टेरिटरी को एक्सप्लोर करने के लिए। चाइना इस फैक्ट का भी इस्तेमाल करता है अपना क्लेम को और मजबूत करने के लिए, अपने क्लेम को ज़्यादा मजबूत दिखाने के लिए, दैट ताइवान इज़ इट्स टेरिटरी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1624 से 1661 तक का समय हुआ था जब ताइवान एक डच कॉलोनी बन गया था। डच कॉलोनी थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद चीन के क्विंग डायनेस्टी ने इस पर रूल किया लगभग 1895 तक। 1895 में एक हिस्टोरिक साइनो जापानीज वार होता है, यानी कि चीन और जापान के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में जापान की जीत होती है और जापान जो है वो ताइवान पर क्लेम करता है, ताइवान को कैप्चर कर लेता है। आफ्टर 1895 टू 1945 इट वाज कैप्चर्ड बाय जापानीज। लेकिन 1945 में वर्ल्ड वार 2 के बाद ताइवान पुनः चीन के नियंत्रण में आ गई, क्योंकि जापान वर्ल्ड वार 2 में हार गया था और इसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना विजेता पक्ष रहा था। तब से यूएस और यूके की सहमति से ताइवान पर आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही नियंत्रण रहा। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद चीन में सिविल वॉर स्टार्ट होता है। ये सिविल वॉर रूलिंग पार्टी आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच होता है। डेफिनेटली आप लोग माओ जेडोंग के नाम से जरूर परिचित होंगे। इस युद्ध में रिपब्लिक ऑफ चाइना हार जाती है और उनको चीन छोड़कर जाना पड़ता है। मेनलैंड चाइना छोड़कर वो लोग चले जाते हैं अपने फॉलोवर्स के साथ। तो आरओसी का जो मेन फॉलोवर्स था उनको केएमटी कहा जाता था। तो ये केएमटी लगभग 1.5 मिलियन पीपल के साथ वहाँ के नेता जो है वो भागकर ताइवान चले जाते हैं 1949 में, और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित होता है और ये लोग बनाते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बाद से 1949 से लेकर आगे तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान पर क्लेम करती है कि वो चाइना का हिस्सा है, जबकि ताइवान जो भागकर यहाँ की केएमटी पार्टी जो ताइवान चली गई थी वो क्लेम करती है कि होल चाइना जो है वो उन केएमटी पार्टी का है। तो यहाँ पर जो है वो मेंस इशू स्टार्ट होता है। दैट इज व्हाई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी इशू दैट इज गोइंग करंटली। वर्तमान में अगर हम लोग ताइवान के स्टेटस को देखें तो केएमटी के बाद धीरे धीरे जो है वहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और लोकतंत्र को जो वो ज़्यादा बढ़ावा मिला। धीरे धीरे वहाँ के नेताओं ने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस में काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए, कॉन्स्टिट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने का प्रयास किया। इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम जो सामने आता है वो आता है ली तेंग हुई का, जिनको कहा जाता है द फादर ऑफ डेमोक्रेसी इन ताइवान। इसके बाद 2000 ईस्वी में ताइवान में पहला नॉन केएमटी गवर्नमेंट बनता है और वर्तमान में जो ताइवान की प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेंग, वो डीपीपी पार्टी से हैं जो कि कम्प्लीटली इलेक्टेड पार्टी है, कम्प्लीटली इलेक्टेड लीडर हैं वो। उनको इलेक्ट कर जो है वो मेजॉरिटी से वो गवर्नमेंट अपना स्थापित किया है उन्होंने ताइवान में।
यानी कि करंटली अगर हम लोग देखें तो ताइवान में डेमोक्रेसी चल रही है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर इलेक्शन से प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन चाइना इन हिस्टोरिकल बेसिस पर अभी भी क्लेम करता है कि ताइवान जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो उसका हिस्सा है। और चाइना कई बार जो है थ्रेटन भी करता है दूसरे कंट्रीज़ को कि अगर वो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस देता है तो दैट वाज अ ब्लो टू चाइनीज़ इंटरेस्ट, और इसके बाद चाइना जो है वो कोई एक्शन ले सकता है। ऐसी धमकियाँ, ऐसे थ्रेट्स चाइना लगातार देता रहता है। अगर करंटली हम लोग देखें कितने कंट्रीज़ हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करता है, तो केवल 15 कंट्री ऐसे हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, वो भी छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं। 2 बड़े देश जिसको लेकर इतना ज़्यादा इशू हुआ, यानी कि खुद यूएस, जब नैन्सी पॉलिसी वहाँ पर गई थी, खुद यूएस की अगर हम लोग बात करें तो यूएस भी ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को मानता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि चाइना एक है और ताइवान जो है वो एक सेपरेट नेशन नहीं है। यूएस ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन फिर भी यूएस के जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ताइवान के साथ, वो उसको वेपन्स सप्लाई करता है, हथियार उसको सप्लाई करता है, उनके बायलैटरल रिलेशंस हैं और ताइवान के इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा सर्व करता है यूएस। और ये कहता है कि अगर चीन ने ताइवान पर आक्रमण किया या ताइवान को एनेक्स करने का प्रयास किया तो जो यूएस का ये पोजीशन है वन चाइना पॉलिसी को लेकर, वो शायद ब्रेक हो जाए। यानी कि करेंटली अगर हम लोग देखें तो यूएस ताइवान के इंडिपेंडेंस पे कोई बात नहीं करता, वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थक है, लेकिन ताइवान का इंडिपेंडेंस को अनऑफिशियली एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सपोर्ट करता हुआ दिखता है यूएस। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत भी जो है वो ताइवान को, करंटली अगर हम लोग बात करें तो भारत भी ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज ए सेपरेट नेशन। लेकिन चीन के साथ जिस तरह से हालिया पिछले 2 सालों में संबंध हमारे बदले हैं, तो इससे कुछ एक परिवर्तन हो सकता है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में देखने को मिले। बट वर्तमान में अगर हम लोग ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है ताइवान को। अब मुद्दा यह है कि ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ताइवान के इतना इंपॉर्टेंट होने का कारण है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक रूप से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का एक ग्रेट हब है ताइवान। ताइवान जो है वो कंप्यूटर चिप्स बनाता है और लगभग आधे मार्केट को ताइवान की कंपनियां कैप्चर करती है कंप्यूटर चिप्स के मामले में। इसलिए एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हब मिल सकता है ताइवान के रूप में चाइना को। दैट इज़ वाई चाइना इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग ताइवान एंड मेकिंग इट्स ओन टेरिटरी। इसके अलावा जो ताइवान का लोकेशन है, जी हाँ, अगर हम लोग उसके लोकेशन को देखें तो वो साउथ चाइना सी के पास दिखता है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर साउथ चाइना सी है और ताइवान जो है वो साउथ चाइना सी के पास है, और साउथ चाइना सी ऑलरेडी एक कंटेंशियस प्लेस है, हम लोग सभी जानते हैं। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है ताइवान पैसिफिक ओशन में। तो ये इशू था जिसको हम लोगों ने समझा कि आखिर चीन के ताइवान को क्लेम करने के पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्यों चीन जो है वो क्लेम करता है ताइवान को, क्या फ़ायदे हैं चीन के इसके पीछे, और हिस्टोरिकली क्या सीन रहा है ताइवान और चीन का, ये हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के सिंप्लीफाइड वीडियोज़ पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।